कहाँ तक हो गया था? बेंजीन। पढ़ो आगे। बेंजीन C6H6। बेंजीन का क्या होता है? C6H6। उसी में बताए थे अल्केन अल्किन अल्काइन। अल्केन अल्किन अल्काइन। तो बेंजीन अल्किन का होता है। बेंजीन किसका होगा? अल्केन अल्किन अल्काइन। तो इसका क्या होता है? इसका क्या फॉर्मूला बताए थे? याद है फॉर्मूला? नहीं याद है? अल्केन अल्किन अल्काइन का फॉर्मूला उसने बताए थे तुमको? क्या अल्केन का बताओ पहले। CN हाँ हाँ। अल्केन का होता है CnH2n+2। CnH2n+2। अल्किन का क्या होता है? CnH2n सिर्फ होता है। अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, तो अल्केन अल्किन अल्काइन का हो गया। अल्केन अल्किन अल्काइन का हो गया। किसका हो गया? अल्केन अल्किन अल्काइन का। बेंजीन का फॉर्मूला क्या जाएगा? C6H6। किसका फॉर्मूला होगा? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला हो जाएगा C6H6। हाँ, आगे बढ़ो। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। बेंजीन के प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन कौन हो जाएगा? स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च के बारे में समझना है, ठीक है। जैसे हम आलू जब काटते हैं, आलू काटे तो आलू काटते हैं तो उसमें बीच में पानी जैसा निकलता है, वो क्या है? स्टार्च है। वो इसी को क्या बोलेंगे? स्टार्च हो गया। स्टार्च का पाचन हमारे मुख से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च का पाचन, कार्बोहाइड्रेट प्लस स्टार्च दोनों का पाचन हमारे मुख से स्टार्ट हो जाएगा। सेलुलोज हमेशा प्लांट सेल में पाया जाता है। सेलुलोज किसमें पाया जाएगा? प्लांट सेल। प्लांट सेल एक हो गया। एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल हो गया। और दूसरा क्या होता है? प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल, इसमें डिफरेंस देखा जाएगा। एनिमल मतलब एनिमल जंतु कोशिका और पादप कोशिका। एनिमल का मतलब क्या होगा? जंतु कोशिका। और प्लांट सेल का मतलब हो गया पादप कोशिका। ठीक है, तो जैसे एनिमल सेल में देखेंगे, ये दोनों में डिफरेंस देखेंगे। जैसे इसमें क्रोमोसोम्स पाया जाता है, क्रोमोसोम्स पाया जाएगा। ठीक है, एनिमल सेल में क्या, प्लांट सेल में क्या क्रोमोसोम्स नहीं पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। जब बायोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में सेल के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंस बता देते हैं थोड़ा सा। क्लोरोप्लास्ट मेनली किसको डिफाइन करता है? कलर को डिफाइन करता है। क्लोरोप्लास्ट किसको डिफाइन करेगा? कलर को। ठीक है, पौधा का कलर, पत्ता का कलर हरा होना चाहिए कि कब पीला हो जाएगा। ठीक है, तो उस कलर को डिफाइन कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो से कलर याद रखना है, क्लोरो से कलर होता है। ठीक है, क्लोरो से कलर याद रखना है। तो ये किसको डिफाइन करेगा? कलर को। तो जो सेलुलोज होता है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए प्लांट सेल का कोई कोशिका है यानी सेल है, तो इसका जैसे बाहरी जो आवरण बना हुआ है, बाहर का जो लेयर बना हुआ है, वो किससे बना हुआ रहता है? सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज से बना हुआ होता है। प्लांट सेल का बाहरी आवरण किससे बना होता है? सेलुलोज का। ठीक है, और एनिमल सेल का सेल मेम्ब्रेन से। एनिमल सेल का किससे बना होता है? सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? झिल्ली होता है। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? झिल्ली होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो कम सब्जी लिए, आधा किलो सब्जी लिए तो एगो प्लास्टिक हम लोग ले लेते हैं। 5 किलो सब्जी ले लिए तो बोलते हैं ना डबल प्लास्टिक डाल दीजिए, सब्जी फट जाएगा। तो एनिमल सेल में जो ऑर्गेनल्स होता है, जैसे माइक्रोकोन्ड्रिया होगा, क्रोमोसोम्स हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, तो ये सब ऑर्गेनल्स क्या होता है? कम होता है। प्लांट सेल में ऑर्गेनल्स की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जब ज़्यादा होगी तो रिजिडिटी के लिए, मतलब उसको ताकतवर बनाने के लिए ऊपर से एक और आवरण रहेगा। इसमें सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर रहता है। मान लीजिए सेल है तो सेल में ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन का मतलब कोई एक सेल है, एक कोशिका है, तो उसके बीच एक आवरण चढ़ा दिए, कवर लगा दिए, उसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलिए। और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है? सेलुलोज होता है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो जो हमारा मोबाइल जो है,
मोबाइल मोबाइल का जो कवर ओवर जो होता है किससे बना हुआ रहता है? सेलुलोज से। बार बार एग्जाम में पूछा होगा मोबाइल का कवर किससे बना हुआ रहेगा? सेलुलोज से बना हुआ रहेगा। तो बेंजीन का दो अवयव हो गया, स्टार्च और सेलुलोज। पढ़ो आगे। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक हाँ, होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होगा? आइसोप्रीन का। ध्यान देना है क्लास में, बहुत चीज कॉपी में नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। प्राकृतिक रबर जो होता है नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर का मतलब क्या हुआ? जो रबर प्लांट से डायरेक्ट निकाला जाए उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल रबर, यानी प्राकृतिक रबर। किसका बहुलक होगा? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का बहुलक होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा रबर भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन किया जाता है? केरल में। केरल में। भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में रबर का उत्पादन किया जाएगा? केरल में। याद रखना है, केरल में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन किया जाएगा। केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। केरल का एक नाम है मसालों का बगीचा। केरल को क्या बोलते हैं? मसालों का बगीचा। केरल में सबसे ज्यादा किस मसालों की उत्पत्ति होती है? गरम मसाला। गरम मसाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम पूछा हुआ है, ठीक है। तो केरल मसालों का बगीचा किसको बोलेंगे? केरल को बोलेंगे मसालों का बगीचा। सबसे ज्यादा केरल में किसका उत्पादन किया जाता है? गरम मसाला। अच्छा, केरल का जो मिट्टी है, केरल साइड का जो मिट्टी है उसको मोनोजाइट मिट्टी है केरल का। केरल का मिट्टी कैसा? मोनोजाइट। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। केरल की मिट्टी में क्या पाया जाएगा? थोरियम पाया जाएगा। उस दिन तुमको बताया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या हो जाएगा? वैसा एलिमेंट जिससे हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या हो गया? वैसा एलिमेंट जिससे हम लोग बिजली का, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वैसा एलिमेंट जिससे हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? रेडियो एलिमेंट, ठीक है। जैसे बताया था कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, जिसमें ट्राइटियम जो होता है क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम 235 कौन सा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम 235 कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो थोरियम भी कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कहाँ के मृदा में पाया जाता है? मृदा मतलब मिट्टी। कहाँ की मिट्टी में पाया जाएगा? केरल के। केरल में कैसा मिट्टी होता है? मोनोजाइट मृदा होती है। केरल में कैसा मिट्टी होता है? मोनोजाइट मिट्टी होता है। अब मोनोजाइट मिट्टी में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा थोरियम पूरे वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा थोरियम का कोई उत्पादन करता है तो कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। यहाँ पे मिट्टी में थोरियम है। केरल साइड जब चल जाएंगे तो वहाँ पे मिट्टी में क्या है? थोरियम है। थोरियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो नेचुरल रबर के बारे में, नेचुरल रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। नेचुरल रबर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, नेचुरल रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कीकरण कहते हैं। प्राकृतिक रबर को, नेचुरल रबर को सल्फर के साथ मिलाएंगे। सल्फर मतलब गंधक होता है। सल्फर का हिंदी क्या होता है? गंधक होता है। तो नेचुरल रबर को सल्फर के साथ मिला देने की प्रक्रिया को वल्कीकरण कहते हैं। इसको डायरेक्ट याद रखना है, हजारों बार एग्जाम पूछ चुका है। प्राकृतिक रबर को किसके साथ मिलाने की प्रक्रिया को वल्कीकरण कहते हैं? सल्फर के साथ। सल्फर के साथ मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिलाकर गर्म करना, सिर्फ मिलाना नहीं। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? वल्कीकरण बोलेंगे। हाँ, नायलॉन जो है, नायलॉन ये मानव द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशम है, ठीक। रबड़ है वही रेशम, ठीक है। नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लेषित मतलब क्या हुआ कि नेचुरल रबड़ से, प्राकृतिक रबड़ से हम लोग सिंथेटिक रबड़ बना रहे हैं। प्राकृतिक रबड़ से कौन सा रबड़ बना रहे हैं? सिंथेटिक। जैसे हम लोग जब कलर के बारे में जब पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसका BRG, इसका हो गया ब्लू, रेड, इसका हो गया ग्रीन। ये तीनों क्या है? प्राइमरी कलर है। तीनों कौन सा कलर है? प्राइमरी कलर है। तीनों क्या बोलते हैं? BRG को क्या बोलते हैं? प्राइमरी। पूछ देता है, प्राइमरी कलर है। तीनों क्या? प्राइमरी कलर है।
प्राइमरी कलर का मतलब क्या होता है, जितने भी इसके अलावा जितना भी रंग है जो बना है इसी तीन रंग के मिश्रण से बना है। इसी BRG ब्लू, रेड और ग्रीन, इसको कौन सा कलर बोलेंगे, प्राइमरी कलर बोलेंगे, यानी प्राथमिक रंग इसको बोलेंगे, ठीक है। अब जितना भी इसके पिंक बना, बेबी पिंक बना, येलो बना, जो भी कलर बना इसी तीनों के मिश्रण करके मिक्स करके कलर बनाया जाता है। जैसे तीनों को पूछ देता है, तीनों को मिक्स कर देंगे अगर तो कौन सा कलर बनेगा, व्हाइट बनता है, व्हाइट। तीनों को मिक्स कर देंगे, ब्लू, रेड और ग्रीन को मिक्स कर देंगे तो कौन सा कलर बनेगा, व्हाइट बनेगा। तो यानी कलर तीन ही रंग से, जितना भी कलर बन रहा है इस तीन ही रंग से बन रहा है, ठीक है। तो वैसे ही नेचुरल रबड़ को, ठीक है, तो सिंथेटिक बनाया जाएगा। तो नेचुरल रबड़ है, प्राकृतिक रबड़ है, अब इसको आर्टिफिशियल रबड़ बनाया जाएगा। तो पहला आर्टिफिशियल रबड़ कौन सा हो जाएगा, नायलॉन। पहला आर्टिफिशियल रबड़ जो मानव द्वारा बनाया गया कौन सा हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। इसको याद रखना, हजारों बार इस एग्जाम में जितना भी बात बताते हैं सब हजारों बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कॉपी में जो भी लिखे हुए हैं। हाँ, पेट्रोलियम को प्रभावी आसवन के द्वारा अलग किया जाता है। पेट्रोलियम को प्रभावी आसवन के द्वारा अलग किया जाता है। पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम की जब हम बात करते हैं तो पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल के रूप में हमें मिलता है। क्रूड ऑयल जब जमीन, पेट्रोलियम कहाँ से निकलेगा, जमीन के नीचे से निकलेगा। पेट्रोलियम कहाँ से निकलेगा, जमीन के नीचे से। अधिकतर ये समुद्र किनारे जितने भी जमीन है, जैसे मुंबई हो गया, जैसे असम का डिगबोई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार पेट्रोलियम कुआं कहाँ लगाया गया था, असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई में, डिगबोई, असम के डिगबोई में पहली बार पेट्रोलियम का कुआं कहाँ खोदा गया था, असम के डिगबोई में। कहाँ खोदा गया था, असम के डिगबोई में। तो पेट्रोलियम कहाँ से निकलेगा, जमीन के नीचे से निकलेगा। तो डायरेक्ट पेट्रोलियम नहीं निकलता है, वो क्या निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है। डायरेक्ट पेट्रोलियम नहीं निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है। तो क्रूड ऑयल जब इसको प्यूरिफिकेशन की विधि को, तो पेट्रोलियम निकला तो किस विधि से हम लोग अलग करेंगे। मान लीजिए पेट्रोलियम से पेट्रोल बनना है, उसी से डीजल बनना है, उसी से केरोसिन तेल बनना है, उसी से कोलतार बनना है, उसी से जो सबसे अच्छा जो पेट्रोलियम होता है जो एरोप्लेन में जो डालाता है, ठीक है। तो सबको अलग करना है, किस विधि से अलग करेंगे इसको, आसवन विधि। आसवन विधि एक तरह से होता है गर्म करने का, गर्म करके उसको अलग अलग टेम्परेचर पे निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के रूप में हमको मिला। अब क्रूड ऑयल के रूप में मिला, ठीक है, मान लीजिए पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के रूप में मिला, तो इसको अलग अलग टेम्परेचर पर इसको अलग अलग टाइप से अलग करेंगे। जैसे इसको पेट्रोलियम को ऑक्टेन नंबर से नापा जाता है। पेट्रोलियम किससे नापा जाएगा, ऑक्टेन नंबर से नापा जाएगा। तो सबसे जो परफेक्ट निकला, सबसे परफेक्ट जो ऑयल निकला पेट्रोलियम से, वो किसमें, एरोप्लेन में चल जाएगा, एरोप्लेन में चल जाएगा। इसका ऑक्टेन नंबर 8 होगा। इसका ऑक्टेन नंबर कितना हो जाएगा, 8 होगा। उससे जो कम थोड़ा सा खराब निकला, सबसे निमन एरोप्लेन, उससे जो खराब निकला क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम। उससे पेट्रोलियम ने इसको पेट्रोल, उससे नीचे डीजल, उससे नीचे क्या हो जाएगा, किरोसिन तेल, किरोसिन जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, किरोसिन ऑयल। उससे जब नीचे चला तो कोलतार जिसे रोड का ढलाई करते हैं, क्या होता है, पेट्रोलियम का एक पदार्थ होता है, कोलतार। तो इस तरह हर विधि से इसको अलग किए हैं। एक क्रूड ऑयल निकला, इसको विधि लगा के हम एरोप्लेन के लिए ऑक्टेन नंबर 8 हो गया, उसका पेट्रोलियम, डीजल, किरोसिन तेल, कोलतार, इसमें सबको अलग अलग निकाल दिए। तो किस विधि से निकालेंगे, आसवन विधि से निकालेंगे। प्राकृतिक गैस का उपयोग रसोई के रूप में, प्राकृतिक गैस का उपयोग किसमें करते हैं, रसोई गैस के रूप में करते हैं। प्राकृतिक गैस का, नेचुरल गैस का उपयोग किसमें करते हैं, रसोई गैस की जब भी बात करें, रसोई गैस, तो इसमें कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक गैस का प्रयोग। प्राकृतिक गैस में क्या होता है, बीपी से याद रखना है। प्राकृतिक गैस में क्या क्या हो जाएगा, B+P याद रखना है। डायरेक्ट बीपी बढ़ना जाता है, लोग का बीपी बढ़ जाता है, घट जाता है। तो प्राकृतिक गैस से बीपी से याद रखना, बी से हो जाएगा ब्यूटेन, और पी से हो जाएगा प्रोपेन। अब पूछ दिया क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस रहती है, तो बीपी याद रखना है, ब्यूटेन प्रोपेन। प्राकृतिक गैस, यानी प्राकृतिक गैस का प्रयोग किसमें किया जाता है, रसोई गैस में किया जाता है। इसमें कौन सा, रसोई गैस में
प्राकृतिक गैस या रसोई गैस भी पूछ सकता है। रसोई गैस में कौन सी गैस भरी रहती है? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। दूध से दही बनाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। दूध से दही बनाना परिवर्तन दो तरह से होता है, एक होता है रासायनिक यानी केमिकल चेंज, दूसरा होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है फिजिकल। यानी एक होता है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज का हिंदी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, चेंज मतलब परिवर्तन, फिजिकल और भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो केमिकल चेंज दो तरह का होगा, एक होगा केमिकल चेंज, दूसरा हो जाएगा फिजिकल चेंज, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, दूसरा हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि एग्जाम्पल दे देगा कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है या नो चेंज है। एग्जाम्पल दे दे कि वो हमेशा पूछता रहता है। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन हो गया, केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन से पूछता है, ठीक है। तो इसमें केमिकल चेंज में क्या होता है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस मान लीजिए सब्सटेंस जब हम दूध ले लेते हैं, दूध ले लिए, मिल्क ले लिए, मिल्क क्या हुआ, कर्ड में बदल गया, कर्ड मतलब दही बदल गया। तो क्या कर्ड को हम दोबारा से मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो कोई चीज अगर दूसरे चीज में बदल गया है, मिल्क अगर कर्ड में बदल गया है, तो कर्ड को हम दोबारा से मिल्क नहीं बना सकते हैं। कि कौन सा चेंज हो जाएगा? केमिकल चेंज। उसके केमिकल, उसके पार्टिकल में क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया, उसका पूरा हर चीज उसका क्या हो गया? बदल गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बर्फ है, जैसे पानी है, वाटर है, वाटर को हम क्या कर दिए? आइस में बदल दिए। तो क्या आइस को हम वाटर में बदल सकते हैं? आइस को फिर टेम्परेचर हाई कर देंगे, आइस जमा हुआ पानी है क्या, फिर वाटर में बदल जाएगा। तो कौन सा चेंज हो जाएगा? फिजिकल चेंज। तो जो परिवर्तन होने के बाद फिर अपने मूल रूप में आ जाए, वाटर परिवर्तन होकर आइस बना, आइस से फिर परिवर्तन होकर वाटर बन सकता है, ठीक है। तो कौन सा चेंज हो जाएगा? फिजिकल चेंज। अब मिल्क क्या हो गया? ये कर्ड बना, दही बना, दही से इसको मिल्क नहीं बना सकते हैं। तो कौन सा चेंज हो जाएगा? केमिकल चेंज हो गया। जैसे क्या था, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, एक होता है मोमबत्ती का जलना, एक होता है मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है। मोमबत्ती का जलना, दूसरा हो गया मोमबत्ती का पिघलना। तो पिघलना कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। पिघलना कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। और जलना कौन सा चेंज हो गया? मोमबत्ती अगर पिघल गया तो फिर से मोमबत्ती बन सकता है, लेकिन वो जल गया तो फिर से मोमबत्ती नहीं बनेगा। तो जलना कौन सा चेंज हो जाएगा? केमिकल। पिघलना कौन सा चेंज हो जाएगा? बार बार मोमबत्ती वाला क्वेश्चन देता है, पिघलना और जलना देगा, ठीक है। तो पिघलना कौन सा चेंज हो गया? भौतिक। जलना कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज। ये हो गया दो चेंज, ठीक है। तो दूध से दही बना, कौन सा चेंज? केमिकल चेंज, क्योंकि दही से दोबारा हम दूध नहीं बना सकते हैं, उसके केमिकल में चेंज हो गया है। दही से दूध, दूध से दही बनना, कौन सा बैक्टीरिया इसमें काम आता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दही क्या होता है? दूध क्या होता है? दही में जमता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? लेक्ट प्रोटीन। ऐसे तो कैसिन प्रोटीन भी होता है, कैसिन, ठीक है। और लेक्ट भी होता है, लेक्टोज जिसको हम बोलते हैं। बचपन में बच्चा लोग को लेक्टोज पाउडर पिलाया जाता था। लेक्टोज पाउडर मिल्क से संबंधित है। तो मिल्क में कौन सा प्रोटीन जाएगा? लेक्टोज हो जाएगा। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम दिया गया है, जो बैक्टीरिया दूध से दही को जमाता है, लैक्टोबैसिलस। जैसे मान लीजिए इतना सारा दूध है, इसमें अगर थोड़ा सा हम डाल दिए दही, उसमें एक बैक्टीरिया होगा तो धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते रहता है, धीरे धीरे क्या करेगा? अपनी संख्या बढ़ाते रहेगा। इतना संख्या बढ़ा देगा कि दूध क्या हो जाएगा? पूरा टाइट हो जाएगा। दूध क्या हो जाएगा? पूरा टाइट हो जाएगा, दही में बदल जाएगा, ठीक है। और पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर बता दिए कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे नापी जाती है? ऑक्टेन नंबर। सबसे ज्यादा ऑक्टेन नंबर किसका होता है? जो पेट्रोल प्लेन में यूज किया जाता है उसका, जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा वो पेट्रोल उतना अच्छा, ठीक है। जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा। गुणवत्ता मतलब क्या होता है? उसकी प्यूरिटी देखना। पेट्रोल की प्यूरिटी किससे नापी जाती है? जैसे बोल दिया गोल्ड का प्यूरिटी, गोल्ड का प्यूरिटी। तो गोल्ड का प्यूरिटी किससे मापा जाएगा? कैरोटीमीटर से, कैरोटीमीटर से, कैरोटीमीटर से। पेट्रोल का बता दिया कि पेट्रोल का किससे? ऑक्टेन नंबर से, ऑक्टेन नंबर से, ठीक है। जैसे शुद्ध, सबसे शुद्ध गोल्ड कौन होता है? 24 कैरेट जिसका होता है,
24 कैरेट जो गोल्ड होगा सबसे शुद्ध होगा। सबसे शुद्ध पेट्रोल कौन हो जाएगा? जिसका ऑक्टेन नंबर 8 होगा सबसे शुद्ध पेट्रोल हो जाएगा जो एरोप्लेन में लगता है। ठीक है, तो जितना भी मेटल के बारे में जब बता रहे थे हम, मेटल कोई भी मेटल होता है, एक तो मेटल का पहचानने का तरीका बता दिए थे जिसके लास्ट में अम लगा हुआ हो। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, लास्ट में अम ला रहा है, सोडियम लास्ट में अम आ गया, मैग्नीशियम लास्ट में अम आ गया। तो जैसे आयरन हो गया, तो आयरन का नेम ओरिजिनल नाम क्या है? फेरम है। आयरन का क्या नाम है? फेरम। एजी हो गया, सिल्वर का क्या होता है? एजी। तो उसको क्या होता है? अर्जेंटीनम, लास्ट में अम आ गया। तो मेटल का पहचानने का तरीका क्या है? लास्ट में अम आ जाता है। ठीक है, लास्ट में अम। मेटल बहुत लचीला होता है। मेटल नॉन मेटल में अगर देखा जाए, डिफरेंस देखा जाए नॉन मेटल में डिफरेंस देखा जाए तो मेटल क्या होता है? बहुत लचीला होता है। मेटल क्या होता है? लचीला होता है। ये क्या हो जाएगा? लचीला नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? लचीला नहीं होगा। नॉन मेटल क्या है? चौक है। चौक को अगर ऐसे मेटल है, सोना है या चांदी है, उसको ऐसे खुद से पीटे ऐसे तो चौड़ा होगा, टूटेगा नहीं, चौड़ा होगा। अल्युमिनियम है, उसको कोई चीज से हम पीटते हैं अगर हथौड़ी से उसको मारे तो क्या हो जाएगा? अगर इतना छोटा है तो चौड़ा होगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कोई नॉन मेटल है, चौक हो गया, चौक है जिसे लिखते हैं, चौक क्या है? नॉन मेटल है। अब मान लीजिए उसको हथौड़ी से मारे तो पूरा भूत गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो पतला तार भी किससे बनाया जाएगा? इसकी मेटल की इलास्टिसिटी जो होती है, इलास्टिसिटी, मेटल की इलास्टिसिटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। मेटल की इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि इतना छोटा मेटल है उसको पूरा खींचे तो एकदम पतला पतला तार में उसको खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल को नहीं खींच सकते हो, टूट जाएगा। नॉन मेटल को नहीं खींच सकते हो, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? हाई होती है। इसकी इलास्टिसिटी कैसे होगी? हाई होगी। जैसे जितना भी तार हम लोग देखते हैं जो घर में बनता है, एकदम पतला पतला तार रहता है, सब किस चीज़ का बना हुआ होता है? मेटल का, कॉपर का तार रहता है। किस का होगा? कॉपर का तार होता है। सबसे ज्यादा विद्युत प्रवाह कौन सा तार, किस चीज का तार में सबसे अधिक विद्युत प्रवाह होता है? सबसे अधिक, सबसे कम प्रतिरोध किस तार का सबसे कम प्रतिरोध होता है? सिल्वर के तार का। सिल्वर मतलब चांदी का तार। अगर चांदी का तार लगाया जाए तो उसमें विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम। प्रतिरोध के बारे में उसने बताया था, याद है प्रतिरोध के बारे में? क्या? जिसमें बिजली प्रवाहित, क्या? जिसमें बिजली प्रवाहित। तो क्या प्रभावित हो? समझ नहीं पाया। पढ़ाते हैं तो दिमाग लगा के समझा करो। ठीक है, जैसे तार हो गया, इसमें कोई बिजली जा रहा है, इसमें कोई बिजली, मान लीजिए 220 वोल्ट का इसमें बिजली जा रहा है इस तार से। यहाँ प्रतिरोध लगा दिया। प्रतिरोध मतलब इसको रोक देगा, इसको बिजली को क्या करेगा? रोकेगा। कल से हर चीज जितना पढ़ाएं वो याद रखना है। जो बोर्ड पे अगर नहीं तुमको समझ आ रहा है तो वीडियो देखना है, नहीं तो याद तुमको रखना है। प्रतिरोध क्या करेगा? रोकेगा। ठीक है, लेकिन चांदी का जो सिल्वर का जो तार होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? सबसे कम होता है। प्रतिरोध क्या होगा? सबसे कम होगा। लेकिन महंगा होने के कारण इसको अपने घर में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। चांदी का तार को हम लोग घर में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बहुत महंगा होता है। इसलिए हम लोग किसका तार का उपयोग करते हैं? कॉपर का तार का। तो कॉपर का हिंदी क्या होता है? तांबा होता है। तांबा की तार का प्रयोग करते हैं। पढ़ो आगे। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकलता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकलता है? जो वैसलीन जो लगाते हैं किसका होता है? पेट्रोलियम का ही होता है। पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का उप उत्पाद है। पैराफिन किसका? पेट्रोलियम का उप उत्पाद है। हाँ, पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेट है। ऑक्टेन नंबर है। हाँ, बता चुके हैं सब। मिथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। वुड स्पिरिट जो होता है मिथाइल अल्कोहल। एक होता है मिथाइल, होता है इथाइल अल्कोहल। एक होता है मिथाइल और एक होता है इथाइल अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल हो गया? मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल मतलब क्या हो गया? दारू। एक तरह से सिंपल भाषा में समझ लिए तो दारू। ठीक है, तो मिथाइल जो अल्कोहल है इसको वुड स्पिरिट कहते हैं। वुड स्पिरिट का मतलब एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझे तो लकड़ी को जलाने वाला स्पिरिट। स्पिरिट का कोई चीज़ पर डाल दिया, जल गया। तो अगर मिथाइल अल्कोहल को अगर हम लकड़ी पर डाल दें तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो क्या बोलेंगे? वुड स्पिरिट बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल को। एक होता है इथाइल अल्कोहल। तो जो दारू जो बनता है, जो दारू जो पीता है, जो किस कौन सा अल्कोहल होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है?
इथाइल अल्कोहल। इसको अच्छे से मतलब इथाइल अल्कोहल का मतलब है इसको अच्छे से पकाया गया, इसको अच्छे से क्या किया गया हो, पकाया गया हो। और जो अच्छे से नहीं पका हो कौन सा हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। तो बहुत पहले आदमी घटना में सुनता था कि कुछ लोग दारू पिया और क्या हो गया, खत्म हो गया, सुतले रह गया, दारू पी के सुता हो सुतले रह गया, ठीक है। तो वो लोग गांव से बना हुआ दारू पी लेता है और दारू को सही से नहीं पका तो कौन सा अल्कोहल हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल क्या करेगा, डेथ कर देगा। इसको क्या बोलते हैं, वुड स्पिरिट बोलते हैं। जो दारू सही से पक जाए तो क्या बोलेंगे, मिथाइल अल्कोहल। सही से नहीं पका तो क्या बोलेंगे, मिथाइल अल्कोहल। हाँ, संशोधित स्पिरिट में 95% इथाइल अल्कोहल। संशोधित स्पिरिट में 95% क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरो एसिटोफिन। आंसू गैस एक होता है हास्य गैस, एक होता है आंसू गैस। हास वाला ऐसा गैस जिससे हंसना है, ठीक है। लाफिंग गैस इसको बोलते हैं, लाफिंग गैस। हमेशा पूछता है लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है, N2। अगर ये गैस किसी को सुंघा दिया जाए तो दिन भर हंसते ही रह जाएगा। कौन सा गैस हो जाएगा, N2। N2 से फॉर्मूला लिखना मुस्लिम बता दिए थे, ठीक है। O का चार्ज यहाँ पे आ गया, N का चार्ज यहाँ पे चल गया, AgNA कहा, N का -+1 चार्ज होता है, +1 लिखाता नहीं है, O का -2 चार्ज यहाँ पे। N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड। N2 का क्या हो गया इंग्लिश, नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या हो गया, N2O। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। डायरेक्ट एग्जाम में हजारों बार पूछ चुका है। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला N2O, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लाफिंग गैस बोलते हैं। रोने वाला गैस किसको बोलेंगे, रोने वाला गैस किसको बोलेंगे, ऐसे तो हम डायरेक्ट क्लोरीन को बोल देते हैं। आंसू गैस किसको बोल देते हैं, क्लोरीन को बोल देते हैं। लेकिन उसका एक एडजेक्टिव, उसका नाम भी है, क्लोरोफ्लोरो। क्या नाम है उसको, पढ़ो तो, एसिटिफिनॉल। क्लोरोफ्लोरो एसिटिफिनॉल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, हंसने वाला रोने वाला गैस बोलेंगे। डायरेक्ट एग्जाम्पल उतना नहीं है, क्लोरीन लिखा रहता है, CLORIN, क्लोरीन लिखा रहता है। क्या, रोने वाला गैस, ठीक है। हंसने वाला गैस नाइट्रस गैस N2O। हाँ, पढ़ो आगे। खाद्य पदार्थ जैसे चटनी, सॉस, फलों के रस आदि के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट के बहुत पहले बता दिए, खाद्य पदार्थ कोई भी हो उसको परीक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। हाँ। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोल तार है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या हो जाता है, कोल तार हो जाता है। कोल तार किससे निकलेगा, पेट्रोलियम पदार्थ होता है कोल तार, ठीक है। वैसलीन, व्यापारिक वैसलीन, पैराफिन, कोल तार सब क्या होता है, पेट्रोलियम पदार्थ होता है, ठीक है। एल्डिहाइड, मूंग क्या है, एल्डिहाइड है। और पूछ दिया डायरेक्ट, यहाँ बहुत बार पूछा हुआ है कि मूंग क्या है, एक अफसर आएगा कोल तार है, क्या क्या है, जिसमें एक अफसर आएगा एल्डिहाइड। तो मूंग क्या है, एल्डिहाइड है। हाँ। फलों का मधुर स्वाद, फ्रक्टोज। फलों का मधुर स्वाद, फल में जो मीठापन होता है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा है, फ्रूट्स का जो मीठा, मधुर मतलब क्या होता है, मीठा स्वाद। फ्रूट जो भी खाते हैं मीठा मीठा लगता है, किसके कारण होता है, फ्रुक्टोज के कारण होता है। फ्रुक्टोज, इसको याद रखना। फल का मीठा स्वाद किसके कारण होगा, फ्रुक्टोज के। फ्रुक्टोज को टेबल शुगर भी कहते हैं, टेबल शुगर। हम लोग जब भी खा रहे हैं, किसका शुगर खा रहे हैं, फ्रुक्टोज ही तो खाते हैं। चीनी में क्या है, फ्रुक्टोज है। गन्ना क्या है, गन्ना एक तरह से फल है, और उसका रस को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रुक्टोज बोलते हैं। और फ्रुक्टोज से चीनी बना, तो फ्रुक्टोज को क्या बोलते हैं, टेबल शुगर। टेबल पर रख के किसी खाना खाते हैं ना, टेबल पर रख के, तो फ्रुक्टोज को ही खाते हैं हम लोग। चीनी खाते हैं, चीनी किससे बना है, फ्रूट से बना है। तो फ्रूट से जो हम लोग को मीठा स्वाद आता है, किसको क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोज बोलते हैं। आप फ्रुक्टोज को क्या बोलेंगे, टेबल शुगर बोलते हैं। हाँ। ईंधनों में हाइड्रोजन का उष्मीय मान सबसे अधिक होता है। ईंधनों में जो हाइड्रोजन होता है, ईंधन में जो हाइड्रोजन होता है उसका उष्मीय मान सबसे अधिक होता है। जैसे हम लोग का किसी गाड़ी हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, कार हो गया, किससे चलेगा, उष्मा से ही चलता है। उष्मा से वो क्या करेगा, चलेगा। उष्मा से कैसे चलेगा, जैसे हम लोग गाड़ी को स्टार्ट किए तो करंट पास किया, ठीक है। करंट पास किया तो पहले क्या, पेट्रोल का पाइप है, इसमें से एक एक बूंद ऐसे फुहारा जैसे इसमें पेट्रोल निकलता है। फुहारा जैसा क्या निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा। यहाँ पे आग जैसा निकलता है, ये पेट्रोल जलेगा। ये पेट्रोल आग में क्या होता है, जलता है। कोई देखते हैं गाड़ी चल रहा है, तो गाड़ी चलते चलते उसका क्या होता है, इंजन गर्म हो जाता है,
तो उसका सलेंसर गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जल रहा है, पेट्रोल क्या हो रहा है अंदर, जल रहा है। उष्मीय मतलब क्या होता है, गर्म। उष्मा मतलब क्या होता है, गर्मी। तो उष्मीय मान ये गर्मी देगा, जलेगा तो गर्मी देगा, उससे हमारा गाड़ी क्या बनता है, चलता है। तो सबसे तो उष्मीय मान किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का होता है। सबसे बड़ा उष्मीय मान किसका होगा, हाइड्रोजन का। इसको फ्यूचर का फ्यूल बोलते हैं, फ्यूचर फ्यूल। फ्यूचर का ईंधन बोलते हैं। ईंधन, ईंधन का इंग्लिश क्या होता है, फ्यूल होता है। फ्यूल मतलब क्या हो गया, ईंधन। तो फ्यूचर का फ्यूल किसे बोलेंगे, हाइड्रोजन को। अभी हाइड्रोजन गाड़ी को अभी इसका टेस्टिंग किया गया है, लेकिन हाइड्रोजन जिस मेरा टंकी में रखा रहा है तो उसमें क्या हो जा रहा है, आग के कारण ब्लास्ट हो जा रहा है। क्योंकि इसका उष्मीय मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसका उष्मीय मान कितना होता है, सबसे अधिक। ईंधनों में सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो इसका टेस्टिंग हुआ है, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, आग लग जा रहा है। इसीलिए इसको बोला गया फ्यूचर, मतलब फ्यूचर भविष्य में इसका यूज होगा। तो फ्यूचर का फ्यूल क्या है, हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल बोलते हैं। हाँ, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाँ बता दें ना, भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन को सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग नहीं किया जाता। बता दिए कि उसको आग लग जाता है, सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उसमें आग लग जाता है। ठीक है, इसलिए भी हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऑक्टेन नंबर कम करने के लिए टेट्राएथाइलेट का प्रयोग किया जाता है। टेट्राएथाइलेट का प्रयोग किया जाता है। ऑक्टेन नंबर कम करने के लिए टेट्राएथाइलेट का प्रयोग किया जाता है। जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा उतना अच्छा होगा। बता चुके हैं कि जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही शुद्ध ईंधन होगा। कोयला मतलब फूल। फूल को क्या बोलते हैं, कोयला। कोयला को हिंदी में क्या बोलेंगे, फूल। फूल 4 तरह का होता है। ठीक है, 4 तरह का होता है। एक होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। एक होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट। एक होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस। एक होता है बिटुमिनस। एक होता है पीट। पीट। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन हो जाएगा, कोयला का 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। सबसे खराब कोटि का कोयला कौन हो जाता है, पीट होता है। हम लोग यूज अभी करते हैं, हम लोग बाहर से जो कोयला खरीद के लाते हैं, कौन सा कोयला लाते हैं, पीट लाते हैं। सबसे खराब कोटि का कोयला कौन हो जाएगा, पीट। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन हो जाएगा, एंथ्रासाइट। सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा, सबसे कम कार्बन की मात्रा किसमें होती है, लिग्नाइट में। सबसे कम कार्बन की मात्रा किसमें होती है, लिग्नाइट में होती है। सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किसमें होती है, एंथ्रासाइट। सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किसमें होती है, एंथ्रासाइट। पढ़ो। पीट कोयला है सबसे निम्न कोटि का कोयला। बता दिए कि पीट सबसे खराब कोटि का कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला इसका रंग भूरा होता है, इसे भूरा कोयला। लिग्नाइट का रंग क्या होता है, भूरा होता है। लिग्नाइट कोयला का रंग कैसा होता है, भूरा होता है, इसलिए इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस, हाँ, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इस बिटुमिनस को कैसा कहा जाता है, मुलायम कोयला कहा जाता है, सॉफ्ट कोयला कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में भी किया जाता है। घरेलू कार्य में भी इसका उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है घरेलू कार्य में, पीट का किया जाता है। इसका भी काम किया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला। बता चुके हैं कि एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, क्योंकि कार्बन की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा होती है। गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन। अब क्या है, गैसीय ईंधन। हाँ, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस बता दिए, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है उसमें। जीवाश्म ईंधनों में सर्वोत्तम ईंधन प्राकृतिक गैस। चलो ठीक है, वीडियो को यहीं पे रोक लो।